तो इस चुनाव को, इंडियन पॉलिटिक्स को और डोमिनेंट कास्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? सर आप देखो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है। डोमिनेंट कास्ट जिसको हम बोल रहे हैं यानी जाट, गुजर, रेड्डी, ओकालीगा, वेलला, इन सब कम्युनिटी के लोगों ने ही तो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई फिर 70s के बाद, जब कांग्रेस का डिक्लाइन स्टेट गवर्नमेंट्स में हो रहा है पोस्ट 67। तो हमको दिख रहा है 70, 80s, 90s स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही हैं बाय दीज ग्रुप्स ओनली, इनके पार्टीज द्वारा ही। तो इसलिए इनके लिए भी पॉसिबल था आसान, क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा थे और दे वर नॉट जस्ट हाई नंबर, दे वर ऑल्सो हैविंग गुड लैंड ओनरशिप विद देम। इन लोग को लैंड रिफॉर्म का बहुत फायदा हुआ, रिसोर्सेज थे उनके पास। तो लैंड रिफॉर्म से इकोनॉमिक वेल्थ आई, नेटवर्क इनके पास नंबर्स की वजह से। तो ये जो दोनों कैपिटल कंबाइन हो गए, एक तो सोशल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल, इससे उनको पावर भी मिलना आसान हो गई बाद में। तो और ये डोमिनेंट कास्ट का फिनोमेना जो है बड़ा पॉपुलर था सोशियोलॉजी में, सोशल साइंसेज में, बट आज की डेट में थोड़ा सा फ्लॉड है ये कॉन्सेप्ट। कैसे? फ्लॉड इस सेंस में है कि मतलब जैसे हम पहले मानते थे कि यादव्स या रेड्डीज या फिर जाट्स, दे आर डोमिनेंट एंड दे विल टेक अवे पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट। आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आज ये देखने को मिल रहा है कि विद इन जाट्स ही फैक्शंस बन गए हैं, विद इन यादव्स ही फैक्शंस बन गए हैं। ऐसा नहीं यादव एज अ होल आ गए हैं अगेंस्ट अदर्स। ये रिफॉर्म कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने किया? ये तो सर ऐसा है कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल है ही। मतलब वो फिशन जैसे नहीं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब वो होना ही है। खूबसूरत शब्द सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल आप वो ब्रेक डाउन होना ही है। तो फैक्शन क्योंकि आ गए हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अब डोमिनेंट कास्ट की जगह डोमिनेंट फैक्शन वर्ड यूज किया जाता है कि यादव सारे तो डोमिनेंट नहीं है, कौन सा यादव का फैक्शन डोमिनेंट चल रहा है। रेड्डियों में सारे रेड्डी नहीं, कौन सा डोमिनेंट फैक्शन है रेड्डी में, अब वो चलने लग गया। तो डोमिनेंट फैक्शन टर्म ज्यादा पॉपुलर हो गया, फैक्शनलिज्म बेसिकली। सर आपका कोई ओपिनियन इसमें? नहीं, आई वांटेड टू आस्क दिस थिंग निशात सर से, इस डिबेट को थोड़ा सा अगर आगे ले जाते हैं टुवर्ड्स रिजर्वेशन पॉलिटिक्स जी। तो आज जो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो रिजर्वेशन के पैमाने जो रिफॉर्म होने की आशंका है वो है, एक है सब कैटेगराइजेशन और दूसरा है क्रीमी लेयर विद इन SC/ST। जी जब फैक्शन की बात करोगे तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें वहाँ पर रिलेवेंट बन जाती है उस तरह। जी जी। So how do you look at these two reforms which are being discussed in media and politics? सब कैटेगराइजेशन हाँ एंड फैक्शनलिज्म। yes, और दूसरा क्रीमी लेयर amongst SC/STs. But both are very different things. Yes. Factionalism develops organically, orthogenetically within the community. Factionalism कोई ऊपर से नहीं ला रहा, लेकिन सब कैटेगराइजेशन कोई ऊपर से ला रहा है इनके ऊपर। तो अब सब कैटेगराइजेशन का जो पैरामीटर्स हैं आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम फैक्शनलिज्म का पैरामीटर। सब कैटेगराइज किया जा रहा है टू इंक्लूड द एक्सक्लूडेड, जो डिजर्विंग है, जो बाहर रह गया रिजर्वेशन से, एंड टू एक्सक्लूड द अनडिजर्विंग इंक्लूडेड। और यानी कि इंक्लूजन की तरफ ही है उसका रुझान सब कैटेगराइजेशन का। फैक्शनलिज्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए है मेनली, और वो हमें ज़्यादा पार्टी, क्योंकि ये टर्म जो है ना, जैसे हम सोशल साइंस में कुछ टर्म यूज़ करते हैं, सेक्ट, फैक्शन, और एक और टर्म होता है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कल्ट नहीं, एक और टर्म है, बट सेक्ट को हमने रिजर्व कर लिया रिलीजन के अंदर। रिलीजियस ग्रुप्स में डिवीजन है तो सेक्ट, पॉलिटिकल ग्रुप्स में तो फैक्शन। तो फैक्शनलिज्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए है, बट सब कैटेगराइजेशन इज फॉर मॉडर्नाइजेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड, जो एक्सक्लूडेड नहीं हो पाए। तो दोनों का पर्पस अलग हो जाता है, मैनिफेस्टेशन भी अलग हो जाती है। इंटरेस्टिंगली एक और चीज है, कास्ट सेंसस की हम बात करें तो सतीश देशपांडे ये कहते हैं कि कास्ट सेंसस को वो एक तरीके से
अगर हम देखें तो पकड़ के देखते हैं उसको क्या कहते हैं, नाम भूल रहा हूँ यार, साइंस में क्या बोलते हैं उसको, लेंस। मैग्नीफाई लेंस। हाँ मैग्नीफाई लेंस से अगर हम सोसाइटी को देखें तो कास्ट सेंसस वो मैग्नीफाई लेंस है जिससे समाज के बीच की जो दरारें हैं वो हमारे को दिखती हैं। बिल्कुल। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि एटलीस्ट हमें पता तो लगे कि हम कौन हैं, क्या हैं और कितने नंबर में, किस तरीके से। तो एक ओपिनियन इस पे ये रहता है कि लोग ये कहते हैं कि इससे जाति व्यवस्था और ज़्यादा डीपन होगी, पर लोग एक दूसरा ओपिनियन ये भी देते हैं कि इससे जाति व्यवस्था के बारे में पता लगेगा तो हम इसको सोल्व आउट करने का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जी। तो कास्ट सेंसस को आप हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया सतीश पांडे, देश पांडे सर की बात। उन्होंने भी इनफैक्ट इस चीज़ को बोला है कि जाति के बारे में डिस्कस करना या जानना जातिवाद नहीं है। कास्टिज्म इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट कास्ट, देयर इज नो कास्टिज्म इन डिस्कशन अबाउट कास्ट। और कास्ट सेंसस की जब बात हम करते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि इंडिया तो फिर डिवाइड हो जाएगा कास्ट में, फिर कास्ट की आइडेंटिटी को लेके कॉन्शियसनेस बढ़ेगी लोगों में। ठीक है, वो उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बट क्या कास्ट सेंसस इसलिए कराया जा रहा है ताकि लोग अपनी कास्ट को याद करें वापस से और कास्ट कॉन्शियसनेस उनके अंदर वापस से आए? पर्पस ये है कास्ट सेंसस का कि स्टेट को पता चले किस कम्युनिटी के लोग किस हद तक रिप्रेजेंटेड हैं और किस कम्युनिटी के लोग बहुत पीछे रह गए हैं रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का डिग्री कुछ चेंज हुआ कि नहीं, उसको चेक करने के लिए कम्युनिटीज़ को मेजर करना पड़ेगा और उनके पास रिसोर्सेज, लैंड, वेल्थ, एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन कितना है वो देखना पड़ेगा और उसके लिए सेंसस ही करना पड़ेगा। तो और कोई तरीका नहीं। हाँ, ये बात है कि इसका फ़ायदा उठा लेते हैं कुछ लोग। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि कुछ लोग इस सेंसस को यूज़ करें टू नो कि उनकी कम्युनिटी के कितने लोग हैं, टू फॉर्म देयर ओन पार्टी इसी बहाने, एंड टू हैव देयर ओन वोट बैंक रेडी और प्रिपेयर्ड इसी बहाने। बट दैट इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। मेन पर्पस तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, तो main पॉलिसी purpose इसके है। बिना पॉलिसी बनेगी कैसे? Yes.